हेलो डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए इंग्लिश के दो क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको लेकर बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन है और यही दो सेम क्वेश्चंस मुझसे अलग अलग कई बच्चों ने व्हाट्सएप पर पूछे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको लेकर कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही है क्वेश्चन को लेकर। एक तो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर ऐसा है जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि इसमें क्या आंसर होगा क्या नहीं आंसर होगा, एसएससी ने आंसर दिए वो सही है या गलत है, ऐसा है बच्चों के दिमाग में। और दूसरा, कुछ इनका ऑफलाइन ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो लोगों ने डिस्कशन कर लिया, उस डिस्कशन ने कंफ्यूजन और क्रिएट कर दिया कि हम सही, एसएससी सही या जो टीचर बता रहे हैं वो सही। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इनको समझें और ये जानें कि इनमें क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और क्या इनका सही आंसर होगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाय बस। एसएससी ने इसका आंसर नो एरर दिया है। ठीक है, और काफी बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस गलत है, मतलब मिस्टेक है, इसका आंसर नो एरर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक, और उनका मानना ये कि सी पार्ट में जो हमने ट्रेवल्ड बाय बस प्रेडिकेट लिखा है उसका सब्जेक्ट मिसिंग। तो जैसे हमारे पास मेन क्लॉज है, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, तो वहां पे सब्जेक्ट भी है और उसका प्रेडिकेट भी है। यहाँ पर हमारे पास केवल वर्ब है, ट्रेवल्ड मेन वर्ब, लिव्ड बाय बस, ट्रेवल्ड बाय बस जो है वो उसका प्रेडिकेट है, बट सब्जेक्ट मिसिंग है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस सही है, ये एक्चुअली नो एरर ही है। होता क्या है, होता क्या है बच्चे, ये जो आपका येट है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो सेंटेंस के किसी भी सेम रैंक के पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। सेंटेंस के कोई भी ऐसे पार्ट्स जो सेम रैंक के हों उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से जोड़ा जा सकता है। अब यहां पर ये जो हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा है, ये किसे कनेक्ट कर रहा है आप एक बार देखें। लिव्ड क्लोज टू द स्टेशन, ट्रेवल्ड बाय बस, ये हमारे पास दो प्रेडिकेट्स हैं, ट्रेवल्ड बाय बस, और इन दोनों प्रेडिकेट्स को ये येट कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है। तो येट जो आपका कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, और ये प्रेडिकेट 2 और प्रेडिकेट 1, इन दोनों का ही सब्जेक्ट ही है, कॉमन सब्जेक्ट है ही दोनों का, तो ये उसे कनेक्ट कर रहा है। तो कॉमन सब्जेक्ट है दोनों प्रेडिकेट का, तो ये उनको कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, बच्चे ये सोचते हैं कि येट कंजंक्शन है तो इसके साथ में क्लॉज आनी चाहिए। देखिए, जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाते हैं, तो उनके साथ में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होनी जरूरी होती है, क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए ही यूज किए जाते हैं। लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, ये कंजंक्शंस आपके क्लॉजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिकेट्स एंड प्रेडिकेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्लॉज को नहीं कनेक्ट कर रहा है, और क्लॉज को कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है। तो अगर दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है तो आप अलग अलग प्रेडिकेट क्यों यूज करो, कॉमन मतलब हमने दोनों को जोड़ लिया गेट से। अब इसमें कुछ बच्चे जो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे पढ़ लेते हैं वो भी कंफ्यूज, उनके कंफ्यूजन की वजह है कॉमा। वो ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे एट से पहले कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक अलग क्लॉज होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉमा जो होता है वो क्लॉज को सेपरेट करता है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ी हद तक उनकी बात सही है। एसएससी के एग्जाम्स में अभी क्या देखा गया है कि पंक्चुएशन जो है उसके एरर्स नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पंक्चुएशन के क्वेश्चंस होते हैं, पंक्चुएशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कई बार आपको गलती करने से रोक लेते हैं, मतलब आप गलती करने से बच जाते हो अगर आप थोड़ा सा पंक्चुएशन का ध्यान रखते हो। एसएससी के एग्जाम्स में, ये ज्यादातर जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पंक्चुएशन के एरर पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, लेकिन अगर आपको पंक्चुएशन के यूजेस थोड़े से पता हो और आप उनके बेसिक्स का ध्यान रखो तो आप गलती करने से बच जाते हो। तो इसमें भी कुछ बच्चे क्या हैं, वो कॉमा को देखकर कंफ्यूज हो और उन्होंने बी पार्ट को, सॉरी सी पार्ट को टिक कर दिया। उन्होंने सोचा कॉमा लगा हुआ है तो एक अलग क्लॉज होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, आप देखें। एक मैंने सेंटेंस लिखा, ही अग्रीड एंड हेल्प्ड अस। ही अग्रीड
but didn't help us। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर क्या है कि एग्रीड एक वर्ब है, हेल्प्ड अस एक वर्ब है, दो अलग अलग आप प्रेडिकेट इन्हें मान सकते हैं, ठीक, और दोनों का सब्जेक्ट ही है। तो हमने इनको एंड कंजंक्शन से कनेक्ट किया और कोई कॉमा नहीं यूज किया, ठीक। लेकिन यहां पर आप देखें तो एग्रीड हमारी एक वर्ब हो गई, एक प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अच्छा, डिडंट हेल्प अस एक प्रेडिकेट हो गया, दोनों को हमने कंजंक्शन बट से कनेक्ट किया, इनका सब्जेक्ट कॉमन है ही, ठीक, और हमने कॉमा यूज कर दिया। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन कर जाता है कि भाई अब जब हम क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से पहले कॉमा आता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नो अस, ठीक है, हम क्लास में पढ़ाते समय पॉइंट डिस्कस भी कर लेते हैं उनके साथ में कि जब आप कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कॉमा लिखिए, है। तो बच्चा सोचता है कि अगर यहाँ पे कॉमा लगा है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आनी चाहिए। ये थोड़ी सी क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमाज का यूज हम ऐसी फ्रेजेस या वर्ड्स या क्लॉजेस के साथ में भी करते हैं जो हमारे पहले लिखे गए पार्ट ऑफ द सेंटेंस को काउंटर कर रही हो या उससे डिफरेंट थिंग को रेफर कर रही हो, ठीक है, तो भी हम यूज करते हैं। अब एंड जो होता है ये हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, सेम रंग के सेम आइडियाज को कनेक्ट करता है। तो ही एग्रीड एंड हेल्प्ड अस, वो एग्री भी हो गया और उसने हमारी मदद भी कर दी, तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के एक्शंस हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड। लेकिन यहाँ पे लिखा है एग्रीड, एग्री हो गया बट डिडंट हेल्प अस, लेकिन फिर मदद नहीं की, तो मतलब पहले एग्री हो गया लेकिन बाद में फिर उसने हमारी मदद नहीं की। तो ये जो दोनों प्रेडिकेट हैं ये दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं कि अगर एग्री हुआ तो उसको हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एग्री हो गया फिर भी उसने मदद नहीं की। तो जब हम कभी कोई ऐसा पार्ट बाद में लिखें जो कि कंट्रास्टिंग हो, पहले कही गई बात या पहले लिखी गई बात से डिफरेंट हो, तो हम उसको कॉमा के साथ में लिखें, भले वो फ्रेज हो, वर्ड हो या क्लॉज हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पे कॉमा नहीं यूज करना है बट यहां पे कॉमा यूज करना है, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको और बता देता हूं, देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा, सी वी विल इनवाइट हिम बट नॉट हिज फ्रेंड्स। हमने कहा हम उसे तो इनवाइट करेंगे लेकिन उसके फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करेंगे। तो अब देखिए अगर हम यहां पे लिख दें वी विल इनवाइट हिम एंड हिज फ्रेंड्स, तो हमें कॉमा नहीं लगाना है, आई विल इनवाइट हिम एंड हिज फ्रेंड्स। लेकिन अब हमने लिखा बट नॉट हिज फ्रेंड्स, तो हमने कहा उसे तो इनवाइट करेंगे बट उसके फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करेंगे। तो यहां पे इनवाइट करना है, यहां पे नहीं इनवाइट करना है, तो वो दो अलग अलग आइडियाज हो गए, ठीक है, डिफरेंट आइडियाज हो गए, तो हम कॉमा यूज करेंगे। तो यहां पे हमें कॉमा लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हो अगर बट नहीं लिखा होता तब भी आपको कॉमा लिखना पड़ता, आई विल इनवाइट हिम नॉट हिज फ्रेंड्स, नॉट हिज फ्रेंड्स से पहले भी कॉमा लगाना पड़ता। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसी फ्रेजेस, ऐसी क्लॉजेस जो हमारे पहले लिखी या कही गई बात को काउंटर कर रही हैं, उनसे डिफरेंट स्टैंड को रेफर कर रही हैं, उनके साथ कॉमा लिखना ही पड़ता है, चाहे वो क्लॉज हो चाहे वो ना हो, क्योंकि वो डिफरेंट होती हैं। कॉमा सेपरेटर है, वो ये शो करता है कि दोनों आइडियाज, ये दोनों पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, सेपरेट सिचुएशंस हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है, तो हमें कॉमा लगाना पड़ता है। तो ये जो एट से पहले कॉमा लिखा है ना, इसकी वजह ये कि एट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस के ऐसे दो पार्ट्स को कनेक्ट करना हो जो कि कंट्रास्टिंग है, अनएक्सपेक्टेड हैं, डिफरेंट हैं। आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, कोई पर्सन है वो ट्रेन स्टेशन के पास रहता है, तो अगर कोई ट्रेन स्टेशन के पास में रहता है तो उससे एक्सपेक्टेड क्या होता है कि वो ट्रेन से ट्रेवल करेगा, जहां उसको आना जाना होगा ट्रेन से आएगा जाएगा, क्योंकि उसका घर ट्रेन स्टेशन के पास है। लेकिन ये ऐसा पर्सन है जिसका ट्रेन स्टेशन के पास घर है, लेकिन वो ट्रेवल किससे करता है, बस से, तो दैट इज समथिंग कंट्रास्टिंग, ये कंट्रास्टिंग थिंग है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया एट से पहले। बट कॉमा लगा देने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको सब्जेक्ट भी अलग से ही लिखना पड़ेगा और उसको क्लॉज ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों वर्ब हैं ट्रेवल्ड और लिव्ड, इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, तो सब्जेक्ट कॉमन ही रहेगा, ठीक। तो कुल मिला के जो एसएससी ने इसका आंसर नो एरर दिया है वो नो एरर ही सही है। अगर कोई पर्सन या कोई टीचर ऑनलाइन में ऑफलाइन में ऐसा कहता है कि नहीं एसएससी ने गलत आंसर दिया है, का यही होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत है, तो ना एसएससी गलत है ना ये क्वेश्चन गलत है, ये एकदम सही है, बस लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को लेकर अब समझ गए होंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एसएससी का आंसर एकदम सही है, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, उसने भी बड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर रखा है।
ये है वो क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है। डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। अब बच्चे इसमें ये परेशान है कि ये सेंटेंस है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसके हिसाब से वो को समझना चाह रहे हैं। अच्छा, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिस्कस, कुछ ने तो अपना डिस्कस ही, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आएगा क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को अवॉइड ही कर देते हैं। ठीक है, बच्चा अपने आप देखे जाके उसको जो करना है कराना है। खैर मैं आपको बताता हूँ एक इसमें और है, एक सिंपल सी मिस्टेक कुछ लोग और भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हेल्प से पहले टू आना चाहिए, नीडेड टू हेल्प होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं टू हेल्प नहीं होगा बच्चे, क्योंकि जो हेल्प है ना वो यहाँ पे नाउन है। हेल्प वर्ड जो है वो आप ध्यान से देखो नाउन है। ठीक है, टू गेट जो हमने लिखा वो इन्फिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे टू हेल्प लिखने की जरूरत नहीं है। हेल्प वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको नाउन मानेंगे। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूँ कि दो चीजें हैं जो कि मतलब कुछ लोगों के लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हैं, जैसे व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पर शेयर किए हैं। ठीक है, सिचुएशंस, तो उनसे मैं जो जान पाया हूँ मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने इसका दो तरीके से कॉन्टेक्स्ट डिकोड करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने इसका आंसर ये समझ लिया है कि जो हमारा सेंटेंस है इसको हमें सही करके ऐसे लिखना चाहिए, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट, टू गेट द कोट ऑफ हिम टाइट। ठीक है, कुछ ने इसका सही आंसर ये बता दिया कि ये इस तरीके से होना चाहिए तब सही होगा। अच्छा, कुछ लोगों का अपना स्टैंड ये रहेगा कि डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। अब आप जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे कि दोनों ही सिचुएशंस में जब आप देखेंगे तो दोनों ही सिचुएशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सी पार्ट में हो रहे हैं। तो मुझे इसका पता नहीं क्योंकि मैंने एसएससी की कीज वगैरह नहीं देखी है कि एसएससी ने क्या आंसर दिया जैसे, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि लोग जिस तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो एसएससी ने सी आंसर ही कीज दिया होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको दोनों ही सिचुएशन समझा देता हूँ। एक्चुअली आंसर इन्हीं में से एक है। ये जो दो सिचुएशंस हैं जो अज्यूम की जा रही हैं इसके द्वारा, ये टीचर्स द्वारा, इन्हीं में से एक आंसर है, दोनों नहीं है। ये समझना है कि ये दोनों ही सिचुएशन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम एक सेंटेंस को अगर अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके कई इंटरप्रिटेशंस हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये दोनों इंटरप्रिटेशन केवल एक ही सही है। कौन सा सही है, आ जाओ उस पर आ जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ए ऑप्शन की। जो ये ए ऑप्शन है कि जिसमें क्या किया गया है कि टाइट एडजेक्टिव को उठा के बाद में पुट कर दिया गया। ठीक है, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द कोट ऑफ हिम टाइट। तो इसमें यह मान लिया गया कि जो गेट है ना ये कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, द कोट ऑफ हिम जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो कॉजेटिव स्टेट है, कॉज की गई स्टेट है। कि जैसे एक एग्जांपल होता है, मैं आपको बताऊं कि आई विल गेट माई वॉच रिपेयर्ड, ठीक है, या आई विल गेट माई हाउस पेंटेड, आई विल गेट हिम पनिश्ड। तो यहां पे गेट कॉजेटिव वर्ब होती है जो किसी कॉज की गई स्टेट को या कॉज की गई थिंग को रेफर करने के लिए यूज की जाती है। अगर हम थोड़े समय के लिए इसको मान लें कि ये यहाँ पे गेट कॉजेटिव वर्ब है और टाइट ये जो ये कॉज की गई स्टेट है जो पहले नहीं थी लेकिन अब कॉज कर देने के बाद में बननी है। ठीक, तो इसको टाइटन्ड लिखना पड़ेगा। होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो स्वीट वर्ड है ना बच्चे, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम एडजेक्टिव्स को वर्ब बना के स्वीटन जैसे वर्ब हो जाएगी और फिर उसका पास्ट पार्टिकल स्वीटेंड भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों एडजेक्टिव है, स्वीट भी एडजेक्टिव है, स्वीटेंड भी एडजेक्टिव है। दोनों में डिफरेंस क्या है, स्वीट एडजेक्टिव है, ठीक है, स्वीटेंड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब स्वीट वर्ब एडजेक्टिव को वर्ब बनाया स्वीटेंड, फिर उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाया स्वीटेंड, ठीक है, फिर उस पास्ट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव यूज किया। तो कुल मिलाकर दोनों एडजेक्टिव, एक पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, स्वीट जो है वो नेचुरल स्टेट है, स्वीटेंड जो है वो मेड अप स्टेट है, बनाई गई स्टेट है। मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो नेचुरली स्वीट नहीं है लेकिन उसको किसी तरीके से स्वीट बनाया गया है, कोई एसेंस ऐड करके, तो हम कहेंगे स्वीटेंड। जैसे हमने कहा स्वीट मेडिसिन, तो स्वीट मेडिसिन का मतलब मेडिसिन विच इज नेचुरली स्वीट।
स्वीटेंड मेडिसिन का मतलब अ मेडिसिन दैट हैज बीन मेड स्वीट, इट वाज नॉट स्वीट अर्लियर बट इट हैज बीन मेड स्वीट, ठीक है। तो स्वीटेंड का मतलब विच हैज बीन मेड स्वीट, जिसको स्वीट बनाया गया है बाई सम एक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो टाइट वर्ड है ना, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर हम इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाए, जो बनेगा टाइटन्ड, ठीक है। तो टाइटन्ड का मतलब क्या हो गया, विच हैज बीन मेड टाइट, जो पहले टाइट नहीं था लेकिन उसको टाइट किया गया, ठीक है, ये हो गया। और टाइट का मतलब जो ऑलरेडी टाइट है, टाइटन्ड का मतलब जिसको टाइट किया गया है लेकिन पहले था नहीं, मेड अप स्टेट, मेड बाय समबडी, मेड बाय सम एक्शन, ठीक है। तो अगर हम वो कॉन्टेक्स्ट यहां पे कॉस्टिव वर्ब का लें भी बच्चे, ठीक है, तो भी हमें इसे टाइटन्ड लिखना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव नहीं यूज, ठीक है। गेट इज द वर्ब ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, गेट ट्रांसफॉर्मेशन की वर्ब होती है। गेट का मतलब आपने कुछ चेंजेस किए, चेंज को रेफर करती है, अगर चेंज हुआ है तो उसको एक्शन रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट नहीं, तो टाइटन आना चाहिए, पहली गलती। तो हम इस वजह से इसको सही नहीं मान सकते इंटरप्रिटेशन को। एक और भी वजह है, एक वजह जो है वो हेल्प वर्ब है, लॉजिक नहीं क्रिएट होगा, लॉजिकली ये सेंटेंस सही नहीं होगा, आप ग्रामेटिकली जस्टिफाई करें बट लॉजिकली फिर ये फेल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मान लें कि गेट कॉस्टिव वर्ब है, आपने उससे पहले हेल्प लिख रखी है वर्ब, तो इसका मतलब पता है क्या मानना पड़ेगा, डैन नीडेड हेल्प, डैन को मदद की जरूरत थी, इसलिए मदद की उसको जरूरत थी, टू गेट द कोट ऑफ हिम टाइट, अपने कोट को टाइट करवाने के लिए। अब देखिए, अगर आपको कोट टाइट करवाना है तो आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, कोट टाइट करने के लिए, कि आपको मदद की जरूरत पड़ेगी कोट को टाइट करवाने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई पीस ऑफ क्लॉथिंग है, आप उसमें ऑल्टरेशन करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको अपने आप ऑल्टर करना नहीं आता है, तो आप किसी टेलर को देंगे और वहां से जाके आप उसमें ऑल्टरेशन करवाएंगे, ठीक है। क्या आप किसी पर्सन को ढूंढेंगे जो आपके लिए जाके किसी और को ढूंढे जो उसमें ऑल्टरेशन कर दे, ऐसा होगा? ये इलॉजिकल। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी इलॉजिकल है बिकॉज ऑफ हेल्प। अगर हम हेल्प वर्ब का ध्यान रखें तो यहां पे गेट को पॉजिटिव वर्ब मानना गलती हो जाएगी। तो हमें, ठीक है, हमें हेल्प की जरूरत पड़ सकती है ऑल्टरेशन के लिए, कि हम खुद ऑल्टर नहीं कर सकते तो हमें ऑल्टरेशन करवाना है, तो हमें किसी की मदद की जरूरत है जो हमारे लिए ऑल्टर कर दे। लेकिन हमें मदद की जरूरत इसके लिए नहीं पड़ती कि हम किसी और को ढूंढें कि वो हमारे लिए ऑल्टरेशन जाके करवा दे, तो वो एक मीनिंग गलत हो जाएगा। और एक और बड़ी वजह बताता हूं मैं कि जिस वजह से हम इसको सही नहीं मान सकते, वो बड़ी वजह पता है क्या? वो क्वेश्चन खुद। जब हम किसी क्वेश्चन को सही करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो गलत है, मतलब यही होता है कि वो पहले से गलत है, तभी आपको उसको सही करने की जरूरत पड़ी। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई वो गलत क्यों है, तो आपने उसको सही कर दिया। मान लो जिन लोगों को लगा कि इसका आंसर ये है, जिनको लगा इसका आंसर ये है, तो उन्होंने क्या किया, एसएससी की देखकर जबरदस्ती का आंसर बना दिया, है ना। लेकिन पहले हमें यह भी तो समझना पड़ेगा कि भाई गलत क्या था सेंटेंस में, हमारा लिखा गया सेंटेंस गलत ही क्यों था जो हम उसको चेंज करें, उसमें गलती क्या थी। जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी आप कोई करेक्शन करते हो तो पहले ये तो पता करो ये गलत क्यों था, आपने चेंज किया क्यों, आपने करेक्शन किया क्यों, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या करेक्शन करा वो एक अलग बात है, क्या करेक्शन करोगे वो भी एक अलग बात है। प्राइमरी बात ये है कि गलत है क्यों, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ये देखेंगे भाई हमारे स्टेटमेंट गलत ही क्यों है, हम इसको नो एरर क्यों ना माने, जैसे इससे पहले वाले को हमने नो एरर मान लिया, तो हम इसे नो एरर क्यों नहीं मान रहे, हमारे साथ समस्या क्या है? तो पता क्या है इसकी समस्या? ये है ये ऑफ हिम, कमल नीडेड, सॉरी डैन, कमल सरल एक्चुअली मैं पढ़ाते समय यूज करता रहता हूँ टर्म्स, तो वही दिमाग में आ जाते हैं। डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, ठीक। अगर हम इस सेंटेंस का मतलब ये माने कि डैन को मदद की आवश्यकता थी अपना टाइट कोट पाने के लिए, मान लो डैन कहीं पर है और उसको अपना टाइट वाला कोट पहनना है, ठीक है, लूज कोट कोई पहन रखा है लेकिन वो चाहता है कि टाइट वाला कोट उसको मिल जाए, अब वो वहां से जा नहीं सकता, ठीक है, कि जाके अपना कोट ले आए टाइट वाला, तो उसको मदद की जरूरत है कि कोई उसका टाइट कोट ला दे, उसके लिए ला दे, है ना। प्लीज गेट मी सम फूड, इस तरीके की सिचुएशन, प्लीज गेट मी सम वाटर, कि मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो। तो अगर हम इसको ऐसे मान लें कि कमल डैन को जरूरत थी मदद की जिससे कोई उसका टाइट कोट उसे लाके दे दे, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाइबल है, तो हम इसको सही क्यों ना मान लें? क्यों नहीं हम सही मान रहे? पता है सही क्यों नहीं मान रहे? बिकॉज ऑफ हिम की वजह से। होता क्या है कि ये जो ऑफ प्रेपोजिशन हमने लिखी है, बेसिकली हम इसका यूज करते हैं या तो पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए, जैसे कि
मैं यहां पे समझाता हूं आपको। देखो, हमने लिखा सम कोट्स ऑफ हिज। तो सम कोट्स ऑफ हिज का मतलब हो गया कि जो उसके टोटल कोट्स हैं, ये प्रोनाउन है, इज डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है, जो उसके टोटल कोट्स हैं उनमें से कुछ। तो हम या तो ऑफ के बाद हिज लिखेंगे, या फिर अगर हम द हिम लिख रहे हैं, ऑफ हिम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब पता है हमें बच्चे क्या मानना पड़ेगा। इसका मतलब हमें, जैसे मान लो हम ये लिख दें द कोट ऑफ हिम, तो द कोट ऑफ हिम जब आप लिखोगे ना, तो ये द कोट जो है वो पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पार्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नाउन्स, उनके साथ में द आर्टिकल नहीं आ सकता, द टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम द कोट ऑफ हिम लिख रहे हैं, तो फिर इस ऑफ हिम को हम क्या मानेंगे, स्पेसिफाइंग फ्रेज मानेंगे। स्पेसिफाइंग फ्रेज का मतलब क्या हो गया कि मान लो वहां पे 5-6 लोगों के कोट है, मेरा भी कोट है, आपका भी कोट है, हिम का भी कोट। तो अगर हमें बताना है कि किसका कोट, तो हमें बताना पड़ेगा द कोट ऑफ हिम। द कोट ऑफ हिम का मतलब नॉट द कोट ऑफ मी, मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, उसका कोट लेकर आओ, तो हम ऑफ हिम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन में अगर आपको इस बात को एम्फेसाइज ही करना है कि उसका कोट हमारा नहीं, तो हम ऑफ हिम लिखेंगे। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेफरेंस ये की जाएगी, जब आप एक ही चीज को रेफर कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा हिज कोट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिज कोट, ठीक। तो ये जो ऑफ प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, इसके यूज हम बेसिकली पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। जब हमें किसी एक टोटल में से सर्टेन को रेफर करना हो, पार्ट को रेफर करना, तो वो जो पार्ट होता है उसको पहले, टोटल को बाद में लिख देते हैं। फिर भी जो हम टोटल बाद में लिखते हैं उसको पजेसिव प्रोनाउन रेफर करता है, ना कि पर्सनल प्रोनाउन। तो यहां पे हमने पजेसिव प्रोनाउन हिज लिखा, ठीक। अब कोई बच्चा सोचेगा तो लाओ यहाँ पे हिज लिख दें, हिज लिख के सही कर लें। नहीं, हिज लिख के भी सही नहीं कर पाओगे। हिज लिख के इसलिए नहीं सही कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे द आर्टिकल जो है वो उधर लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको हटाना पड़ेगा। द आर्टिकल पार्ट को रेफर नहीं करता है, द आर्टिकल उन चीजों के साथ लिखा जाता है जो स्पेसिफिक है और टोटल है। तो आप हिज भी नहीं लिख पाओगे, हिज कोट भी नहीं लिख पाओगे। तो अगर ऐसे लिखा होता डैन नीडेड हेल्प टू गेट हिज कोट, हिज टाइट कोट भी होता तब भी चल जाता, लेकिन अभी ये गलत है। तो इसके गलत होने की वजह ये ऑफ हिम फ्रेज है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये ऑफ हिम फ्रेज तो अभी भी लिखी हुई है। अगर हम थोड़े समय के लिए वो टाइटेंड को भूल जाएं, हम थोड़े समय के लिए हेल्प को भी हटा दें कि हम इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ये तो वो जिस वजह से गलत था वो वजह तो अभी भी यहां पर है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये गलत ही ऑफ हिम फ्रेज की वजह से है, अदरवाइज तो वो सही हो जाए। अगर ऑफ हिम ना लिखा हो, द टाइट कोट केवल लिखा हो, तो वो सही है। डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट, भाई डैन को जरूरत थी टाइट कोट पाने के लिए कि उसका टाइट कोट है, कोई लाके उसे दे दे, तो टाइट कोट ही पहनना, मान लो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो वो तो ऑफ हिम ना लिखा हो तो सही हो जाएगा। तो ये गलत ही ऑफ हिम की वजह से। अगर ये ऑफ हिम की वजह से गलत है तो ऑफ हिम तो अभी भी लिखा हुआ है। तो हम ये नहीं समझ पाए कि वो सेंटेंस गलत क्यों है। तो अगर हम पहले ये समझें कि वो गलत क्यों है, तो हम ये भी समझ जाएं कि ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है ये लॉजिकल नहीं है, सेंसिबल नहीं है, ठीक है, ग्रामेटिकल भी नहीं है, सही बताएं तो एक तो ये टाइटन्ड नहीं है, इस वजह से गलत। दूसरा ये जो हेल्प वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है, इसकी वजह से गलत। और तीसरा ये जो ऑफ हिम फ्रेज है, जिसकी वजह से हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो अभी भी लिखी है, तो ये गलत। अब सही आंसर इसका ये, ठीक। डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। ऑफ इज द प्रेपोजिशन ऑफ सेपरेशन, प्रेपोजिशन ऑफ सेपरेशन। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, अब उसने कोई टाइट कोट पहन तो लिया है ना, लेकिन अब उससे उतर नहीं रहा। गेट ऑफ का मतलब उतरना, रिमूव करना, ठीक है, हटाना। गेट ऑफ समथिंग का मतलब किसी चीज को हटाना, कहीं से रिमूव करना, सेपरेट करना। तो अब कोई पर्सन है, उसने टाइट कोट पहन तो लिया, मान लो वो पर्सन डैन है, डैन ने एक टाइट कोट पहन लिया जबरदस्ती, कैसे न कैसे करके, लेकिन अब वो उससे उतर नहीं रहा। अब उसको किसी की जरूरत है जो थोड़ा सा उसको हेल्प कर दे कि जिससे कि वो टाइट कोट है गेट ऑफ कर ले। तो यहां पे जो गेट ऑफ है ना, ये एक तरीके से हमारी फ्रेजल वर्ब है। गेट समथिंग ऑफ का मतलब किसी चीज को रिमूव करना, हटाना, और ये ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ सेपरेशन। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिकल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ओ एफ जो लिखा हुआ है उसकी जगह ओ डबल एफ लिख देंगे, तो ये ग्रामेटिकली भी सेंटेंस सही हो जाएगा और लॉजिकली भी सही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि वहां पे जो सिंगल एफ वाला ऑफ लिखा हुआ है ना, उसकी जगह ये वाला लिखना। मतलब कुल मिला के प्रेपोजिशन का एरर है, कॉजेटिव वर्ब का एरर नहीं है, ठीक है। और प्रेपोजिशन में कहां पर ये वाला ऑफ यूज होगा, कहां पर ये वाला ऑफ यूज होगा, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और प्रेपोजिशंस, ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि सबको पता है कि इंपॉर्टेंट हैं, सबको पता है कि इन पे आने वाले क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और परेशान करते हैं।
ठीक है, लेकिन ढंग से ना पढ़ने की वजह से इनके जब क्वेश्चंस आते हैं तो गलती कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया और आप समझ भी पाए होंगे कि ये दोनों क्वेश्चंस हैं जिन्होंने बच्चों को और टीचर्स को सबको बड़ा कंफ्यूज और परेशान कर रखा है। तो अब आप लोग समझ पाए होंगे कि इनका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यही दो क्वेश्चंस मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे जो कि मुझे लगता है कि हमने बड़ा डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। इस तरीके के बाकी भी कोई क्वेश्चन हो जो आपको कंफ्यूज करते हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं टाइम निकाल के अगर मेरे से हो पाया तो वो भी यूट्यूब पे डिस्कस। ठीक है, बाकी अच्छे से समझते हुए जो भी पढ़ो, चाहे वो कैब में पढ़ो चाहे ग्रामर में पढ़ो, समझते हो। ठीक है, उसका अपना अलग ही फायदा मिलता है। ठीक है, लोग कुछ भी कहें लोगों पे मत जाओ। आप जो पढ़ रहे हो उसको सीखते हो समझते हुए पढ़ो, चाहे आसान बात पढ़ो चाहे मुश्किल बात पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो। ये मेरी, बाकी तो बस पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।